हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज आपके बीच बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो प्रश्न को देखते हैं। सभी मानसिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं, जैसे चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि, अन्य प्रकार के जो मानसिक कार्य करते हैं, कहते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है। तो उसका नियंत्रण कौन करता है? प्रमस्तिष्क, या उसको बोलते हैं सेरिबलम। क्या बोलते हैं? सेरेबलम। ठीक है, यह सेरिबलम। मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का ये रंग पीला होने का कारण क्या है? तो कारण यूरोक्रोमोन के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग, मेनिंजाइटिस रोग से होने वाले प्रभावित अंग, तो मस्तिष्क। कौन सा होगा? मस्तिष्क होगा। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग किसके कारण होता है? ये सारे हम क्वेश्चन कल भी बताए हैं। तो ये किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण क्या? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग। तपेदिक का ही दूसरा नाम क्या है? क्षय रोग। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है। पैरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिश की बीमारी किसके कारण होता है? क्या है? पैरिया है, मलेरिया, कालाजार, पेचिश की बीमारी किसके कारण होता है? परजीवी के कारण। परजीवी के कारण ये सारे रोग होते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम का होता है। 1350 से 1400 ग्राम का होता है। इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका या फिर कोशिका के द्वारा। ठीक है, ये लैंगरहैंस द्वीपिका या बी कोशिका के द्वारा होता है। ये ध्यान में रखना है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई? ये पैर की हड्डी है। टिबिया हड्डी पैर की हड्डी है। आप बताइएगा कि सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि सबसे छोटा हड्डी कौन सा है और वह किस अंग में पाया जाता है। दोनों का आंसर देना है। चलिए, लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? लाल रक्त का निर्माण जो है भ्रूण अवस्था में यकृत या पीलिया में होता है। कहाँ होता है? यकृत या पीलिया में। ऐसे हम बताए थे जनरली कि लाल रक्त कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ? तो अस्थि मज्जा, और सारे उसमें बताए थे। चलिए, शरीर के ताप को नियंत्रण का माप जो है, यानी शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा, यानी कौन सा ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग। पीलिया या हेपेटाइटिस, देखिए पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से होने वाले प्रभावित अंग कौन सा है? तो यकृत है। ट्रेकोमा, एस्टोमेटिज्म जिसको अबिंदुकता बोलते हैं, या मोतियाबिंद से संभावित होने वाले अंग, यानी मोतियाबिंद दे देगा तब तो आप कन्फर्म हो जाइएगा आँख, लेकिन अबिंदुकता देगा फिर भी समझ में आएगा कि आँख से संबंधित है। लेकिन ट्रोकोमा रहेगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए ट्रोकोमा या इसको याद रख लेना है। और अबिंदुकता आप बताइएगा कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अबिंदुकता से मनुष्य को छुटकारा पाने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी किस लेंस का प्रयोग किया जाता है?
तो आप बताना है आपको। चलिए, टमाटर के लाल रंग के कारण, टमाटर जो है लाल किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग हो जाना किसके कारण? लाइकोपिन। आप बताइएगा कि गाजर का रंग जो है किसके कारण वो हरा होता है? ठीक है। चलिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस। गुर्दे का भार कितना होता है? गुर्दे का भार 150 ग्राम। अभी मस्तिष्क का भार बताइए कितना? 1350 से 1400 ग्राम। गुर्दे का भार 150 ग्राम। मनुष्य के शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी है? ये मांसपेशी की संख्या लगभग 600 कितना है? 39। लगभग 639 है मांसपेशी की संख्या। सपनों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्रम से क्या कहते हैं? सपनों यदि रहेगा उसको क्या बोलेंगे? आरिनोलॉजी। और सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोलेंगे? केकोलॉजी। क्या? केकोलॉजी। शरीर के रक्त परिभ्रमण के समय कितना समय लेता है? यानी परिभ्रमण, एक बार वो पूरे शरीर में कितना सेकेंड में घूम जाता है? तो वो 23 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? 23 सेकेंड में वो एक बार घूम जाता है पूरे शरीर में। मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर। किस पर निर्भर करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है कि वह जो है बच्चा स्त्री पैदा यानी कि लड़की पैदा होगा या लड़का पैदा होगा, तो वो किस पर निर्धारित करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारण करता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है ये चील के पौधे से। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, राइबोजियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन के जड़ों में, यानी दलहन के जड़ में। और ये राइजोबियम जो जीवाणु है ये नाइट्रिफिकेशन का कार्य करता है। क्या करता है कि दलहन के जड़ में जब ये जीवाणु रहता है तो पूरे वायुमंडल से जितना भी नाइट्रोजन होता है उसको मिट्टी में क्या कर देता है? उसको छोड़ देता है, जिसके कारण उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन जीवाणु। तो ये हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, वो फिक्स करता है यानी कि नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में मिट्टी में फैला देता है। चलिए, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक और सबसे कम। यदि प्रकाश संश्लेषण की दर यदि कहा जाए तो लाल जैसे ही प्रकाश अधिक होगा उसका संश्लेषण ज़्यादा होगा और सबसे कम बैंगनी किरण का होगा। पके आम में पाए जाते हैं। पके आम में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए। और सबसे अधिक किसमें विटामिन ए? यानी पूछ लेगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत तो गाजर हो जाएगा। और उसका आप लोग बताएं कि गाजर का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो जो होता है केराटिन के कारण। किसके कारण? केराटिन के कारण। दूध में नहीं पाया जाता, यानी कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला, ये भी ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की बीमारी की जांच के लिए क्या किया जाता है? लेसिका टेस्ट किया जाता है। ये एड्स की बीमारी को जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो लेसिका टेस्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेत्रदान में प्रदान की आँख से निकाला जाता है कॉर्निया। ये जो नेत्रदान करते हैं लोग, कहता है उसकी पूरा आँख को नहीं लिया जाता, उसका जो कॉर्निया वाला भाग होता है उसी को निकाल लिया जाता है और वो दूसरे के फिर नेत्र में लगाया जाता है, जिससे कि उसको दिखाना प्रारंभ हो जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी तत्काल जल्दी से उसको यदि चाहिए ऊर्जा तो क्या दिया जाएगा उसको? कार्बोहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे रहता है कभी कभी क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि उससे जल्दी एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, और यदि पूछ ले कि सबसे अधिक मात्रा शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो वो भी होगा आपका
कार्बोहाइड्रेट। और ऐसे यदि पूछेगा किस तत्व में सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाता है, तो वहाँ पर यदि वसा रहेगा तो आपको वसा मारना है। ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? परम मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। सेब तथा नाशपाती के खाए योग्य भाग, यानी कि इसको हम कल भी बताए थे कि सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? मसल पुष्पासन खाया जाता है। ब्रिक की इकाई, ब्रिक का क्या है इकाई? नेफ्रॉन है। ब्रिक का इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। चलिए आगे देखते हैं। और आपका क्वेश्चन, त्वचा का रंग, त्वचा के रंग का कारण होता है। त्वचा का रंग जो कारण क्या है? मिलेनिन पिगमेंट। ये जो मिलेनिन और पिगमेंट, इसके कारण ये त्वचा का पे जो रंग देख रहे हैं, यानी काला पीला हरा जो हो जाता है, काला हो जाता है, गोरा होता है, हरा तो नहीं। तो ये जो त्वचा का रंग हो किसके कारण? मिलेनिन पिगमेंट के कारण। चलिए, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। अनुवांशिकता का जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने ही क्या किया था? तो मटर के पौधे को लिया था और संक्रमित बीज संक्रमण कराया था, जिसमें कि बौने और लंबे वृक्ष निकल आए थे। तो इसलिए इसको क्या कहता है? आनुवंशिक का पिता किसको कहा जाता है? या जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल को। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाए जाने वाले विटामिन, यहाँ देखिए, यकृत में संचित और मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। और यदि पूछेगा सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत, तो क्या बताना है? गाजर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है, तो हम बताए थे सिम्बी पौधे के जड़, यानी सिम्बी पौधे का यहाँ पे मतलब हुआ सिम्बी। सिम्बी मीन्स मतलब हुआ कि फलीदार जितना भी पौधा है, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, जिसमें फली होता है, अरहर हो गया, तो वो क्या करता है? उसके जड़ों में राइबोबियम नामक क्या होता है? जीवाणु पाया जाता है, और वही क्या करता है? नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिर कर देता है, यानी स्थिरांक। इसलिए बोलता है नाइट्रोजन स्थिरांक के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो सिम्बी मीन्स होता है फलीदार पौधे। ठीक है। RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है। RH एंटीजन है, वो कहाँ पाया जाता है? RH तो RBC में, लाल रुधिर कणिका में। चलिए, सत्य फल यानी ट्रूथ फल या असत्य फल उत्पन्न होते हैं कहाँ पर? तो सत्य फल जो होगा वो अंडाशय में उगेंगे, और जो असत्य फल होगा वो उसका बीजांड होगा। यानी कि जिस फल में पीछे की बार थोड़ा सा ये पुष्पासन निकला होगा, ये थोड़ा सा, इसको बोलेंगे असत्य फल। और सत्य फल उसको बोलेंगे, जैसे यदि असत्य फल की बात करें तो आपका आ जाएगा इसमें अमरूद हो जाएगा, अनार हो जाएगा, ये सब असत्य फल है। सत्य फल की यदि बात करें तो आपका क्या होगा? आम हो जाएगा, पपीता होगा, ये सब क्या हो जाएगा? सत्य फल। चलिए, कहते हैं कि मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी, ये हाइड्रोफोबिया बीमारी किस में होता है? तो ये कुत्ते के काटने से होता है। इसको बोलते हैं कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी। और आप बताइएगा कि रेबीज किसके काटने से होता है? रेबीज बीमारी जो है किसके काटने से होता है? देखिए,
हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है, यानी कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम रक्त का नहीं जमना, यानी यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो गया है, यदि उसका ब्लड निकल रहा है शरीर से तो वो ब्लड नहीं जमेगा, इसलिए उसको बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। चलिए, हीमो मीन्स अधिक, उसमें आप जान ही रहे हैं, फेलिया यानी अधिक, उसका जो रक्त नहीं फैल जाता है, वो क्या नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं। और ये जो रोग है ये आनुवंशिक, यानी यदि उसके बेटे को है तो इसका मतलब उनके पिताजी को भी होगा या फिर उनके मम्मी जी को, किसी न किसी को होगा। इसलिए हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। लेकिन यह जो है रक्त, इसका कारण जो होता है, इसमें क्या होता है कि रक्त नहीं जमता है। चलिए, डायबिटीज जिसको मधुमेह का कारण क्या है, इंसुलिन की कमी, ये क्वेश्चन पहले भी बता दिए। कीमोथेरेपिया का उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपिया का उपयोग किस लिए किया जाता है, कैंसर के इलाज के लिए। और आप बताइएगा कैंसर के इलाज के लिए किस रे का प्रयोग किया जाता है। चलिए, स्पीड लाइटिंग बीमारी से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग तो मेरुदंड है। क्या है, मेरुदंड। आगे क्वेश्चन, सार्स जिसको सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, ये क्या है, तो एक वायरस जनित बीमारी है। ये क्या है, वायरस जनित बीमारी है। मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग जो फैलता है वो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। एथलीट फूड नामक रोग, एथलीट फूड नामक रोग कैसे होता है, तो ये जो एक टेनिपेट्स नामक कवक है, इसको फंग बोलते हैं, इसके कारण से होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो सकता है, तो हृदय घात, यानी कि हृदय घात बीमारी हो सकता है। हृदय घात यानी कि उसका दिल को बोलते हैं ना, दिल की धड़कन, तो वही है कि दिल का इसका धड़कन बीमारी हो सकता है। क्या बढ़ जाने से, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाने से। आगे है, प्रदूषित जल पीने से प्रायः होता है, प्रदूषित यदि जल पिएंगे तो क्या होगा, हैजा होने की संभावना। पीलिया, टाइफाइड, ये सारे रोग प्रदूषित जल के कारण होता है। आँख में बाहर से पड़ने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है, तो आइरिस। आइरिस क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्योंकि वही क्या, ये मांसपेशी को ऊपर नीचे ये सिकुड़ने और फैलाने का काम करता है। ठीक है। एड्स एक वायरस होता है जिसको HIV बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जीव विज्ञान में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया था। जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विनवाद। ये डार्विनवाद का सिद्धांत है, यानी डार्विन ने दिया था, इसलिए इसको डार्विनवाद कहा जाता है। मनुष्य में लगभग कितने अपशेषी अंग पाए जाते हैं, अपशेषी अंग 100 के आसपास। अपशेषी अंग मतलब जिसका ज़्यादा यूज नहीं, जैसे कान, ये सब क्या अलग से है ना अपशेषी अंग। ये पूरे शरीर में देख रहे हैं छोटे छोटे रोगों जैसा जो बाल है, वो सब क्या है, अपशेषी अंग है। ठीक है, ये अपशेषी अंग कहलाते हैं। कोशिका के किस भाग को इसके अणु का आयात प्रबंधक भी कहता है, यानी कोशिका के किस भाग को आयात या निर्यात या यातायात प्रबंधक, जो भी इसके अंदर जाएगा उसको पहले जाने से पूछेगा तुम कितना देर में वापस आएगा,
तो यही कार्य करता है कौन? तो गोल्जी काय। ठीक है, यातायात का प्रबंधक। कोशिका के भाग में यातायात का प्रबंधन जो होता है वो कौन होता है? गोल्जी काय करता है। चलिए, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या? एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक अणु है। ठीक है, आगे देखें। किन क्रियाओं का संलयन करना डीएनए का मुख्य कार्य है? तो आनुवांशिक। आनुवांशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण उनके पिता में है उस वही गुण किस में जाएगा? उसके बेटा में जाएगा या पुत्र पुत्री में जाएगा। तो इस प्रकार से डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिकी। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो ये केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? तो डीएनए से। डीएनए से आरएनए से का क्या होता है? संश्लेषण होता है। आरएनए का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? आरएनए जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में। आरएनए कोशिका द्रव, डीएनए केंद्रक में, और आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? तो डीएनए। देखिए ना, इस प्रकार से होता है। यह है आपका केंद्रक है और ये आप मान लीजिए इस प्रकार से है। तो ये जो बीच वाला भाग है यही पूरा केंद्रक है और यही केंद्रक में कौन होता है? तो आप जान रहे हैं कि ये डीएनए होता है और इसके बीच में यह है आपका आरएनए जो कहाँ होता है? कोशिका द्रव में रहता है। लेकिन आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? ये डीएनए करता है। ये ध्यान में रखना। चलिए आगे देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है सबसे बड़ा। चलो आप ये बताइएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे प्राचीन इतिहास में, यानी प्राचीन की बात करते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता के काल में, तो शुतुरमुर्ग के अंडे किस स्थल से प्राप्त हुए? आप इसका जवाब कमेंट करके दीजिए। चलिए, सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? यदि लंबा पूछेगा तो मानव, बड़ा पूछेगा तो शुतुरमुर्ग। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लास्ट गोल्जी साइटोकाम। माइकोप्लास्ट गोल्जी साइटोकाम का सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को यह नाम किसने दिया था? तो बेंडा ने। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने किया था। पादप कोशिका का आकार लगभग किसके समान होता है? तो ये आयत के समान होता है। पादप कोशिका का बोल रहा है आकार किसके समान? तो आयत के समान। जंतु कोशिका का आकार किसके समान? तो वृत्त के समान। ठीक है, आगे और भी एक क्वेश्चन है भी। देखिए, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो बिरचाओ ने देखा था। रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन, या कहीं कहीं पर दिया जाता है लिपिड और प्रोटीन, तो वो भी सही होगा। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे दिया हुआ है फास्फोलिपिड और प्रोटीन, कहीं पर यह भी रहता है कि लिपिड और प्रोटीन, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए, 1861 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नाम का प्रतिपादन किया था? तो मैक्स शुल्ज ने। देखिए, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है? जंतु में लवक नहीं रहता। ये जो है लवक जो होगा वो जितना भी पेड़ पौधा होगा उसमें लवक पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया
किस में उपस्थित होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? जीवाणु में, और पेड़ पौधे में लवक उपस्थित होता है। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहान्स ने किया था। अणुसूत्र का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो अणुसूत्र, ये जो होगा अणुसूत्र का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो क्रोमेटिन से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरीकरण यानी भीतरीकरण क्या कहलाता है? तो क्रिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्ट। अब देखिए, डीएनए से आरएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्स। और आरएनए से डीएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्स। जिस प्रकार से रेपो रेट और री रेपो रेट, यानी आरबीआई से छोटे छोटे बैंक जो लेता है, एसबीआई, ग्रामीण, ये सब बैंक जो लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। यदि ये छोटे छोटे बैंक आरबीआई को रिटर्न करने जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? रिवर्स रेपो रेट। तो वही है, यदि डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्स, और आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्स। यहाँ पे ध्यान देना है। आनुवंशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर। ये हम पहले ही बता दिए हैं। आनुवंशिकता या आनुवंशिक क्रिया की मूल इकाई क्या है? तो जीन है। आनुवंशिकता के लिए किसका ये मूल इकाई है? आपका ये जीन है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम। पाचक नाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पाचन यानी कि इसका विस्तार मुख से शुरू होता है और मलद्वार तक होता है। ठीक है। पाचक नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? ये पाचक नाल जो मुंह से स्टार्ट होता है उसका कितना? 33 फीट होता है। अमाशय की लंबाई कितना होता है? अमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होता है। 30 सेंटीमीटर। पत्ते का रंग किस प्रकार होता है? तो पीला और हरा। आप बताइएगा कि पत्ते का रंग हरा किसके कारण होता है? ये हम पहले भी बता दिए हैं। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। इसका मतलब ये क्षारीय होता है पित्त। मनुष्य में कितना पित्त प्रतिदिन उत्पन्न होता है? तो 700 से लेकर 1000 मिलीलीटर। कितना? 1000 मिलीलीटर होता है। ग्रहणी क्या है? ग्रहणी एक नालिका है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा, मधुमेह जिसको बोलते हैं, मधुमेह हो गया है। और इस मधुमेह जो है किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है कि इंसुलिन की कमी से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी बता दिए, यकृत होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? दूसरी अग्नाशय होगा, और पहला क्या होगा? ये यकृत। यदि यकृत नहीं रहे तो क्या मारना पड़ेगा? अग्नाशय। भोजन में जहर देकर मरे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण जांच में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग क्या है? तो यकृत। यकृत से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति जहर खाया है या और कुछ किया है। हृदय का रंग किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है? हृदय का रंग लाल होता है। लाल होगा ही क्योंकि उसमें रक्त को क्या होता है? परिसंचारण वो करता है। चलिए, हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम। मस्तिष्क का भार बताइए कितना होता है, और यकृत का भार कितना होता है? ये दोनों बताना है। शरीर से स्रावित रक्त का रंग कैसा? तो बैंगनी। शीरा से, ये मिस्टेक हो गया। शीरा से कैसा रंग? बैंगनी। और पूछेगा धमनी से तो लाल। अब ये भी पूछता है कि शीरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाता है, और धमनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरित करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि धमनी का कार्य, तो धमनी का जो कार्य होता है वो पूरे शरीर को शुद्ध रक्त पहुँचाना। शीरा का कार्य है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुँचाना। हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है? 5 लीटर। यानी कि 5 लीटर जो है लगभग 1 मिनट में
वो पूरे शरीर से ब्लड को क्या कर देता है, पंपित कर देता है, रक्त को बाहर निकाल देता है, यानी पूरे शरीर में भेज देता है, फिर पुनः आ जाता है। इस प्रकार से घटना घटती रहती है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनों बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल की बोले तो कितनों बार, यानी कि पूरे जीवन काल की ये बात कर रहा है, तो लगभग 2 अरब से अधिक, यानी 2 अरब से अधिक प्रति मिनट कहेगा तो कितना होगा, 70 से 72। ये पूरे जीवन काल की ये बात कर रहा है, इसलिए 2 अरब से अधिक होगा। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा है? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। क्या है? एड्रेनलिन और थायरोक्सिन जो है ये क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन है आपका, अम्लता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हृदय का गति का भी क्या होगा, तेजी हो जाएगा। जैसे ही अम्ल बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, धड़कन भी तेज हो जाएगा। इसलिए ब्लड जो होता है 7.4, इसका मतलब वो क्षारीय है, और जैसे ही 7 से कम होगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल में होगा। और अम्ल जैसे ही शरीर में अधिक बढ़ेगा अम्लता, हृदय की धड़कन तेज हो जाएगा और बोलेंगे धड़कन की बीमारी हो गया। रक्त की उत्पत्ति होती है, रक्त की उत्पत्ति किसमें होता है? तो भ्रूण के मिलर्ड से होता है, मिलर्ड से होता है। रक्त का प्राकृतिक विलयन क्या है? हल्का क्षारीय होता है, इसलिए 7.4 होता है। रक्त जो है मुख्य रूप से किसका वाहक होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। रक्त का कोशिका भाग क्या कहलाता है? तो रुधिराणु कहलाता है। क्या कहलाता है? रुधिराणु। और आप बताइएगा कि ये ऑक्सीजन जो है रक्त तो ले जाता है, लेकिन अब बताना है कि धमनी ले जाता है या सिरा ले जाता है, ये आपको बताना है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है। चलिए क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला रंजक है तो हीम। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो हम ये पहले भी बताए थे, अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग से रक्षा करना। रक्त थक्का बनने में किस विटामिन का प्रयोग होता है? तो विटामिन के। जब विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त थक्का नहीं जमेगा। अभी हम बताए कि ऑक्सीजन को कौन सा? तो धमनी, क्योंकि धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, इसलिए ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा? तो धमनी ले जाएगा। तो आज फिर इतना ही। आप लोगों को यदि सेशन अच्छा लग रहा है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करा दे रहे हैं, तो आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे, और जो न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ते रहेगा। और इसमें यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि है या समझने में दिक्कत हो रहा है या हमको किसी प्रकार से और इसमें प्रोग्रेस करना है, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।